नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी भावना की पड़ताल करने वाले हैं जिसे हर कोई महसूस करता है, पर शायद ही कोई इसे स्वीकार करता है। ये वो खामोश कातिल है जो अच्छे अच्छे रिश्तों में चुपके से जहर घोल देता है, ईर्ष्या। और ये इंसानी फितरत का आप कह सकते हैं वो अंधेरा कोना है जिसे अगर ना समझा जाए तो हमारी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहरी बातचीत है वो रॉबर्ट ग्रीन की शानदार किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के 10वें अध्याय ईर्ष्या का कानून पर आधारित है। एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है ये। हाँ, हमारा मिशन है इस हरे रंग के राक्षस के नकाब को उतारना, ये समझना कि ये आखिर पैदा कहाँ से होती है, इसके छिपे हुए संकेत क्या हैं, और सबसे जरूरी अपनी मेहनत से कमाई खुशियों और सफलताओं को इसकी जहरीली नजर से कैसे बचाया जाए। तो चलिए इस उलझी हुई भावना की एक एक करके गांठें खोलते हैं और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और अजीब बात जो मुझे हमेशा से खटकती है वो ये है कि ईर्ष्या कभी किसी बहुत दूर के अमीर इंसान से नहीं होती। हाँ। मतलब एक आम आदमी को शायद एलॉन मस्क से उतनी जलन नहीं होगी जितनी अपने उस दोस्त से होगी जिसने अभी अभी एक नई गाड़ी ली है। ये हमेशा बराबरी वालों के बीच ही क्यों पनपती है? आपने उस नस पर हाथ रखा है जो उस पूरी भावना की जड़ है। अच्छा। ईर्ष्या का जो पहला नियम है ना, वो यही है, ये हमेशा नजदीकी और समानता से पैदा होती है। एलॉन मस्क एक अलग दुनिया के इंसान लगते हैं, उनसे कोई अपनी तुलना ही नहीं कर पाता। हाँ, वो तो पहुंच से बहुत बाहर है। इसलिए कोई जलन नहीं, लेकिन वो दोस्त, वो पड़ोसी या ऑफिस का वो सहकर्मी, वो हमारे जैसा है, वो हमारी दुनिया का हिस्सा है। मतलब हम सोचते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाई, और यहीं से तकलीफ शुरू होती है। एकदम सही। और इसी तकलीफ को ग्रीन 3 हिस्सों में समझाते हैं। पहला सूत्र है समानता का दर्द। समानता का दर्द। हाँ, जब कोई हमारे जैसा ही इंसान जो हमारे ही माहौल से निकला है हमसे आगे निकल जाता है तो ये एक आईने की तरह काम करता है। वो आईना हमें हमारी कमियां, हमारी नाकामयाबी दिखाता है, और ये एहसास ये बहुत दर्दनाक होता है। ये सिर्फ उसकी सफलता नहीं है, ये हमारी विफलता का प्रतिबिंब बन जाती है। और शायद इसी दर्द की वजह से लोग अजीब बर्ताव करने लगते हैं। कोई सीधे सीधे तो आकर नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी तरक्की से जलन हो रही है। कभी नहीं। ये हमेशा छुपे हुए रूप में सामने आती है। हाँ, और यही है दूसरा सूत्र, ईर्ष्या का मुखौटा। ये भावना इतनी शर्मनाक मानी जाती है कि कोई इसे खुलेआम स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए ये हमेशा एक नकाब पहनकर आती है। ये अत्यधिक आलोचना का रूप ले सकती है, जैसे हाँ प्रमोशन तो मिल गया पर अब तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ खत्म ही समझो। अरे हाँ, ये तो बहुत सुना है। या फिर ये मजाक उड़ाने के रूप में सामने आएगी, अरे वाह बड़े लोग हो गए अब तो। ये तारीफ में लिपटे हुए तंज होते हैं। बिल्कुल समझ गई। ये सीधा हमला नहीं है बल्कि आपकी खुशी की हवा निकालने की कोशिश है। लेकिन जब किसी के अंदर ये भावना आती है तो वो करता क्या है? क्या वो सिर्फ मन ही मन में कुढ़ता रहता है? नहीं, यही तीसरा सूत्र काम आता है जिसे सक्रिय बनाम निष्क्रिय ईर्ष्या कहा गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस जलन को एक चुनौती की तरह लेते हैं और उसे प्रेरणा में बदल देते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं और ज्यादा मेहनत करके इससे भी आगे बढ़ूंगा। ये है सक्रिय ईर्ष्या, पर ये मुश्किल रास्ता है। और आसान रास्ता? आसान और कह सकते हैं ज्यादातर लोगों का चुना हुआ रास्ता है निष्क्रिय ईर्ष्या का। वो क्या है? यानी खुद ऊपर उठने की बजाय दूसरे को नीचे खींचो। उसकी सफलता पर सवाल उठाओ, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालो, उसकी मेहनत को किस्मत का नाम दे दो। ऐसा करके उन्हें लगता है कि उन्होंने फासला कम कर दिया है, जबकि असल में वे अपनी ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। ये बातें सैद्धांतिक तौर पर तो समझ आ रही हैं, लेकिन असल जिंदगी के उदाहरणों से ये और भी ज्यादा डरावनी और सच्ची लगती हैं। हाँ, मुझे लगता है स्रोत में दिए गए किस्से इसे और भी साफ कर देंगे। हाँ, असल दुनिया के उदाहरण इस कानून को जिंदा कर देते हैं। स्रोत में 3 बहुत जबरदस्त उदाहरण हैं जो ईर्ष्या के अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। पहला तो सबसे करीबी रिश्ते पर है, द फ्रेंड एनिमी, यानी दोस्त के भेष में दुश्मन। हाँ, ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लगता है। और ये सबसे खतरनाक भी है क्योंकि ये भरोसे के आड़ में हमला करता है। कहानी 2 सहेलियों की है, बचपन से साथ है, एक दूसरे के सारे राज जानती हैं। ठीक है। फिर एक की शादी एक बहुत अमीर और मशहूर इंसान से हो जाती है। अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब दूसरी सहेली जो अब तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी,
उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। पर वो दुश्मनी तो दिखाएगी नहीं। नहीं नहीं, वो भलाई का मुखौटा पहन लेती है। अच्छा, तो वो किस तरह से जहर घोलती है? सीधे तौर पर तो कुछ कह नहीं सकती। वो सलाह देने के अंदाज में हमला करती है। वो कहेगी तुम पैसों और शोहरत के पीछे भाग रही हो, तुम बहुत बदल गई हो, या मुझे तुम्हारे पति की आंखों में वो बात नहीं दिखती, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। वो सीधे तौर पर उसकी खुशी पर हमला नहीं कर रही, बल्कि चिंता जताने के नाम पर उसकी खुशी की नींव में शक और असुरक्षा का तेजाब डाल रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये भी तो हो सकता है कि दोस्त सच में चिंता कर रहा हो। हम सच्ची चिंता और ईर्ष्या के बीच का फर्क कैसे समझें? बहुत बहुत जरूरी सवाल है। फर्क है पैटर्न में। एक सच्चा दोस्त आपकी समस्या पर बात करेगा और समाधान खोजने में मदद करेगा, लेकिन एक ईर्ष्यालु दोस्त हमेशा आपकी खुशी पर सवाल उठाएगा। हमेशा? लगभग हमेशा। जब भी आप कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, वो उसमें कोई ना कोई कमी या भविष्य का कोई खतरा जरूर ढूंढ निकालेगा। उनकी बातचीत का फोकस हमेशा आपकी सफलता से जुड़े नकारात्मक पहलुओं पर रहेगा। ये बहुत बड़ी पहचान है। अब ऑफिस की दुनिया की बात करते हैं। वहाँ तो ये गॉसिप मॉन्स्टर और भी भयानक रूप लेता होगा। वहाँ इसका रूप थोड़ा और प्रोफेशनल हो जाता है। सोचिए, ऑफिस में एक नया बहुत काबिल कर्मचारी आता है और आते ही अपने काम से सबका दिल जीत लेता है। उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। अब वो सीनियर कर्मचारी जो सालों से इस प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अब वो सीधे उस नए लड़के से तो भिड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे वो खुद छोटे नजर आएंगे। तो इसका मतलब वो सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीठ पीछे जरूर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जैसे अफवाहें फैलाना या उसके काम में खामियां निकालना। बिल्कुल, यही उनका हथियार है। वो लंच ब्रेक में या दूसरे सहयोगियों के कान भरना शुरू कर देंगे। अरे वो तो बस बॉस की चापलूसी करता है। हाँ, ये तो क्लासिक है। या उसका काम उतना भी खास नहीं है, बस सही समय पर सही जगह पर था। वो उसकी योग्यता को कम करके और उसकी सफलता को बाहरी वजहों जैसे किस्मत या चापलूसी से जोड़ के अपनी नाकामी के दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी ही हीन भावना को छुपाने का एक तरीका है। ये उदाहरण तो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। लेकिन तीसरा उदाहरण मैरी एंटोनेट का, वो तो इतिहास से है। ये हमें क्या सिखाता है? ये एक चेतावनी है कि जब ईर्ष्या एक व्यक्ति से निकलकर पूरे समाज में फैल जाती है तो वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। अच्छा। फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट अपनी सुंदरता, अपने फैशन और अपनी आलीशान जिंदगी के लिए मशहूर थी। वो अपनी जिंदगी को एक सपने की तरह पेश करती थी, हर चीज एकदम परफेक्ट, बेदाग। उन्होंने कभी अपनी मानवीय कमजोरियां, अपने डर या अपने संघर्ष नहीं दिखाए। तो इससे लोगों में एक तरह की दूरी और जलन पैदा हो गई होगी। वो एक इंसान कम और एक देवी ज्यादा लगने लगी होंगी, बहुत ज्यादा। आम जनता जो गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी, उनके लिए रानी की ये परफेक्ट जिंदगी एक तमाचे की तरह थी। दरबारियों को भी उनसे जलन होने लगी। वो इतनी आदर्श बन गई कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाते थे। नतीजा? क्रांति। यही ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदली और फिर फ्रांस की क्रांति की आग में घी का काम कर गई। अंत में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। वाह, ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। मतलब आपका दिखावा सच में आपकी जान ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये उदाहरण मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगर कोई सफल हो रहा है तो उसे अपनी खुशी का जश्न मनाना चाहिए या डरना चाहिए। खुद को इस अदृश्य खतरे से कैसे बचाया जाए? ये बहुत बड़ा दुविधा है। खुशियां छुपाना कोई हल नहीं है। तो फिर क्या करें? हल है समझदारी और रणनीति से काम लेना। स्रोत में इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है संकेतों को पहचानना। किस तरह के संकेत? मतलब वो हल्की सी तारीफ के साथ जो तंज कसा जाता है वो? हाँ भाई, जैसे कोई आपकी सफलता की खबर सुनकर सच्ची खुशी दिखाने के बजाय एक मजाक कर दे, लो भाई अब तो हमें भूल ही जाओगे। या आपकी तरक्की के बाद वो अचानक आपसे दूरी बना ले, आपके मैसेज का जवाब देना कम कर दे। ये छोटे छोटे बदलाव असल में बड़े लाल झंडे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने संकेत पहचान लिए, अब क्या? सीधे जाकर पूछें कि क्या तुम मुझसे जलते हो? नहीं, ऐसा करना तो आग में घी डालने जैसा होगा। तो फिर? दूसरा और सबसे दिलचस्प तरीका है अपनी कमजोरी दिखाना। अपनी कमजोरी दिखाना? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बड़ी बड़ी नाकामियों का ढिंडोरा पीटें। नहीं, बस कभी कभी अपनी छोटी मोटी गलतियों या संघर्षों के बारे में बात करें। लेकिन क्या इससे लोग आपको कमजोर नहीं समझने लगेंगे? इसमें कितना और क्या बताना सही है?
एक महीन सी रेखा होगी इसके बीच। बिल्कुल, यहाँ रणनीति की जरूरत है। आपको अपनी मुख्य काबिलियत से जुड़ी कमजोरी नहीं दिखानी है। जैसे अगर आप एक बेहतरीन सर्जन हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ऑपरेशन करते हुए मेरे हाथ कांपते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं, ये प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, पर इसे खत्म करने में मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। या ये नई गाड़ी ले तो ली, पर अब इसकी किश्तों की चिंता खाए जा रही है। अच्छा। इससे लोग आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, छोटा नहीं। उन्हें लगता है कि आप भी उनकी तरह ही एक इंसान है जो संघर्ष करता है। ये तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। इससे सामने वाले के अहंकार को थोड़ी शांति मिलती है। और क्या तरीके हैं? तीसरा तरीका है तारीफ का जादू। जो लोग आपको थोड़े ईर्ष्यालु लगते हैं, उनकी किसी खूबी की सच्ची तारीफ करें। जब आप उनकी किसी काबिलियत को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सराहते हैं, तो उनकी असुरक्षा की भावना कम होती है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें खतरा नहीं बल्कि अपने बराबर का समझते हैं। पर क्या ये थोड़ा बनावटी या चापलूसी जैसा नहीं लगेगा? हो सकता है सामने वाला ऐसे पकड़ ले। इसीलिए सच्ची तारीफ पर जोर है। आपको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसकी आप वाकई में इज्जत करते हो। अगर आप बनावटी तारीफ करेंगे तो वो उल्टा असर करेगी। ईमानदारी यहाँ कुंजी है। ये उनकी असुरक्षा को शांत करने का एक तरीका है, उन्हें धोखा देना नहीं। और आखिरी रणनीति शायद सबसे मुश्किल होगी, खासकर जब आप सफल हो, अहंकार को काबू में रखना। हाँ, और ये सबसे जरूरी है। इसे कहते हैं अहंकार का त्याग। अपनी जीत का सारा श्रेय हमेशा खुद को न दे। कभी कभी किस्मत को, अच्छे समय को या टीम वर्क को श्रेय देने से ईर्ष्या की आग ठंडी रहती है। जब आप कहते हैं मैं भाग्यशाली था कि मुझे ये मौका मिला, या ये पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है, तो आप अपनी सफलता को व्यक्तिगत हमले जैसा नहीं बनाते। आप उसे साझा कर देते हैं, जिससे दूसरों के लिए उसे हजम करना आसान हो जाता है। तो आज हमने 3 बड़े सच सीखे। पहला, ईर्ष्या हमेशा बराबरी वालों में होती है, इसलिए प्रमोशन के बाद सबसे ज्यादा खतरा आपके सबसे करीबी दोस्तों से है। बिल्कुल। दूसरा, ये कभी सीधे नहीं आती, इसलिए मीठी आलोचना और झूठी चिंता पर ज्यादा ध्यान दें। और तीसरा, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका अपनी छोटी मोटी कमजोरियां दिखाना है, न कि सिर्फ अपनी ताकत। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जो इस पूरी चर्चा का सार है। क्या? ईर्ष्या वो तेजाब है जो उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है, न कि उस पर जिस पर वो डाला जाता है। वाह! यानी ईर्ष्या करने वाला इंसान किसी और को बर्बाद करने से पहले खुद को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। शायद आखिर में हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब कोई आपसे ईर्ष्या करे तो असल में वो बिना कहे ये स्वीकार कर रहा है कि आप उनसे बेहतर हैं। उनकी नफरत उनकी अपनी कमी का कबूलनामा है। इसलिए जब सफल हो तो विनम्र रहें। अपनी जीत का ढोल उनके सामने न बजाएं जो अपनी हार का शोक मना रहे हैं। और सबसे अहम बात, अपने अंदर झांकना भी जरूरी है। क्या हम भी किसी की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर चल रहे हैं? सही बात है। अगर हाँ, तो उस ऊर्जा को नफरत में नहीं, प्रेरणा में बदलने का चुनाव हमारे हाथ में है। बिल्कुल। उस भावना को इस सोच में बदलिए, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। ईर्ष्या पर यही सच्ची जीत है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। जब कोई बाहरी दुनिया की ईर्ष्या से निपटना सीख जाता है, तब एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक संघर्ष अंदर शुरू होता है। सफलता से पैदा हुआ अहंकार। सवाल यह है कि कोई अपनी कामयाबी को इस तरह कैसे संभाले कि वो खुद मैरी एंटोनेट की तरह भव्यता के जाल में ना फंस जाए।